अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम हाजिर हैं मलकियत की किस्त नंबर 13 के साथ। तो जल्दी से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट तो एपिसोड पढ़कर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है यार। हाँ, ये लाइट को क्या हुआ है? वो दोनों खाना खाकर अपने छोटे मगर साफ़ सुथरे रूम में दाखिल हुए ही थे कि चपाक से लाइट चली गई। नेमत रूम में अचानक से अंधेरा होने से डर कर सागिन के मजबूत सीने से जाकर लगती हुई डरते हुए बोली, हाँ 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 डार्लिंग, डरो मत, ये मजदूर तबके लोगों का इलाका है। यहाँ लाइट कभी भी जा सकती है और आने और जाने का तो कभी पता ही नहीं चलता है। जानब अब तुम्हें आदत डालना होगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ हंसी खुशी हमेशा के लिए यहीं पर जो रहना है। सागिम ने कहा, खान आपका साथ इसी तरह हमेशा कायम रहा ना, तो ये छोटी छोटी बातें मेरी ज़िंदगी में बेमायनी हो जाएंगी। मैं आपके साथ इस सादा सी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजार दूंगी। नेमत ने उसके मजबूत सीने पर अपने लब रखते हुए प्यार से कहा। सागिम आतिश खानज़ादा इस बेसाख्ता अमल पर बेखुद सा हो गया, मगर अपने मजबूत सीने पर रखे उसके चेहरे को भीगते हुए महसूस कर वो समझ गया कि गर्मी की वजह से वो पसीने में नहा रही है। इस वक्त लाइट जाने की वजह से ज़मीन से शोले की तपिश सी निकलती हुई महसूस की जा सकती थी। वो इसकी फिक्र में अचानक से उस अंधेरे में अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकला और अपना रुख छत की जानिब जाने वाली सीढ़ियों की तरफ किया। खान, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अंधेरे में उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, वो उस वक्त खुद को उसकी पनाहों में महसूस कर सकती थी। जब उसे अपना वजूद हिलता हुआ महसूस हुआ तो हड़बड़ाकर वो अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर और दूसरा उसके मजबूत सीने पर रख कर उससे पूछने लगी, ऊपर छत पर लेकर जा रहा हूँ मैं अपनी जान को। साकिम चांद की रोशनी में उसके सामने चेहरे को तकते हुए नरमी से बोला। वो क्यों खान? नेमत ने मासूमियत से पूछा। वो इसलिए जाना क्योंकि नीचे लाइट जाने की वजह से अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और मैं नहीं चाहता कि मेरी जान इस गर्मी की वजह से पसीने में नहाकर मेरा इस अंधेरे में ईमान ख़राब कर दे, वरना फिर मेरी जान के सख्त लाले पड़ जाएंगे। साहिब ने छत पर कदम रखकर खुमार भरी आवाज़ में कहा। नेमत उसकी खुमार भरी आवाज़ पर अपने जिस्म में सनसनाहट से महसूस करने लगी। खान, आप ना बहुत ज़्यादा, नेमत ने शर्म से उसके सीने पर मारते हुए कहा। बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ ना मैं? साकिब ने शरारत से उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ज़्यादा गंदे इंसान हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप गंदे इंसान के साथ साथ बहुत बड़ी बेशर्म भी हैं, नेमत ने बच्चों की तरह मुंह फैलाकर गुस्से से कहा। डार्लिंग, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा थोड़ी हूँ जो तुम मुझे ऐसे ज़्यादा गंदा इंसान कह रही हो। साहिब उसे नीचे उतारकर शरारत से उसकी सितवा नाक को चुटकी में लेकर ज़ोर से दबाकर गंभीर लहजे में बोला। खान, ये फ़र्श तो बहुत ज़्यादा गर्म है। छत पर आकर वो उसके नीचे उतारने के बाद जैसे ही फ़र्श पर बैठी तो दिन में ज़मीन पर सूरज की तपिश से फ़र्श जो अभी तक जल रहा था उसके बैठने पर अपनी तकलीफ़ का एहसास उसे भी करा गया, जिसकी वजह से बुलबुलाकर उठती हुई बोली, फ़िक्र मत करो डार्लिंग, इसका आपके हैंडसम शौहर के पास एक खूबसूरत इलाज है। साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या हान, उसे उस सादा सी ज़िंदगी को अपने महबूब शौहर के साथ गुजारने में इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा था और शायद आगे भी चल कर आना था। अभी पता चल जाएगा। साकिब ने छत पर मौजूद वाशरूम की जानिब बढ़ते हुए कहा और अंदर से बाल्टी में पानी भर कर बाहर आया। खान, आप ये पानी क्यों लेकर आए हैं? कहीं आप मेरे ऊपर ये पानी तो नहीं फेंकने वाले? अगर आपका इरादा यही है तो मैं आपको इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। नेमत उसे बाल्टी में पानी भर कर लाते हुए देख
पीछे जाते हुए कहा। अरे पगली, ये पानी मैं तुम पर नहीं छत पर फेंकने के लिए लाया हूँ ताकि फर्श से तपिश ख़त्म हो। तुम भी ना डार्लिंग, हर वक्त अपने शोहर से रोमांस चाहती हो। साकिब ने उसकी तरफ देखा तो चांद की रोशनी में उसके चेहरे पर हवाएं उड़ते हुए देख हंसते हुए बोला, क्या मामा, मैं आपसे रोमांस चाहती हूँ? ये आपसे किसने कहा? हाँ, नेमत चांद की रोशनी में उस चट्टानों जैसे मजबूत वजूद को घूरती बोली, तुमने डार्लिंग, तुम्हारे अलावा मुझे कौन कह सकता है? पानी का छिड़काव करते हुए साकिब ने हंसकर कहा। उसे इस वक्त छेड़ते हुए इसे सख्त मज़ा आ रहा था। मैंने कहा था ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अब यह लीजिए आप, आपकी बातों का मेरी जानिब से छोटा सा तोहफा। नेमत उसकी बात से चिढ़कर आगे बढ़ी और जिस गिलास से वो बाल्टी से पानी निकाल कर छिड़काव कर रहा था, उस गिलास को उससे लेकर उसने बाल्टी से पानी भरा और गुस्से से उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, डार्लिंग, अब तुम्हारी खैर नहीं है। सागिब ने बाल्टी उठाकर आगे बढ़ते हुए कहा। नेमत उसकी बात पर हड़बड़ाकर वो गिलास जो उसने उससे छीना था डरते हुए नीचे फेंक कर वो तेजी से मुड़ी और वॉशरूम की जानिब भागी, मगर वॉशरूम के अंदर जाने से पहले ही सागिब ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में कैद जकड़ लिया। वो अपने पकड़े जाने पर उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। डार्लिंग, अब सज़ा के लिए रेडी हो जाओ। सागिब उसे वॉशरूम के बंद दरवाजे से लगाते हुए गंभीर मदहोश कर देती आवाज़ में कहता, अपने दोनों मजबूत हाथ उसके ऊपर दाएं बाएं जानिब रख कर उसकी राह फरार कर रास्ता बंद करता बेखुदी से उसके फूलों जैसे नर्म होठों को अपने सख्त होठों की गिरफ्त में लेकर मदहोशी से एक शिद्दत भरी जसारत में मशगूल हो गया। नेमत सागिम खान ने उसकी इस शिद्दत भरी जसारत पर अपनी सांसों को हलक में अटकते हुए शिद्दत से महसूस किया तो अपनी नाजुक दोनों हाथ उसकी फाड़ी जैसी ये टूट सीने पर रखकर अपनी आंखें मूंद गई। सागिम की शिद्दत उस हाथ उस पुष्प पर सिरक रहे थे जिन्हें वो बंद आंखों से महसूस कर रही। तभी उससे अलग होकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर सागिम ने उसे अंदर किया और खुद अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करने के बाद उसका रुख दीवार की तरफ करके उसके दोनों हाथ को ऊपर उठाकर उसने गर्दन पर गिरे लंबे बालों की चुटिया खोलकर बालों को आगे की तरफ करके उसके सामने गर्दन की पूंछ पर अपना सुलगता तपिशज़दा लम्स छोड़ा। वो इस वक्त सादा मगर खूबसूरत सूट में मलबूस थी जिसकी बैक पर डोरियों का काम था। यह सूट सागिम ने उसके लिए खरीदा था। सागिम ने उसके गले से दुपट्टा निकाल कर सामने स्टैंड पर लटकाया। इस वक्त गर्मी की वजह से दोनों पसीने में बुरी तरह से नहाए हुए थे। नेमत आंखें बंद किए सिर्फ उसकी जसारत महसूस कर रही थी। गले से दुपट्टा हटते ही वो लर्ज कर शिद्दत से उसने अपने हाथ उसके सीने पर गाड़ दिए। सागिब ने अपनी शर्ट भी उतारकर स्टैंड पर लटकाया और शावर खोलकर उसे कमर से पकड़कर शावर के नीचे जा खड़ा हुआ। नेमत अपने ऊपर ठंडा पानी महसूस कर अपनी आंखें खोलकर हैरत से उसे देखने लगी जो शर्टलेस खड़ा उसे खुमार भरी नजरों से देख रहा था। ब्लैक ब्यूटी, पता है तुम्हारे साथ मैंने ऐसी ही छोटी ज़िंदगी की ख्वाहिश की थी और देखो आज मेरी ख्वाहिश तुम्हारे सामने साथ गुजारे ये मोमेंट से पूरे हो रहे हैं। उसके चेहरे पर चिपके बालों को हटाते हुए वह गंभीर अंदाज में बोला, आपकी आपके अकेले की नहीं खान, हम दोनों की ख्वाहिश पूरी होगी और मेरी दुआ है कि हम इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। नेमा शावर के नीचे खड़ी अपना सर ऊपर उठाकर उसे देखती हुई प्यार से बोली, इंशाल्लाह हम और हमारे बच्चे इस छोटी सी सादी सी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारेंगे। सागिब ने शरीर नज़रों से उसे देखते हुए कहा।
खान नेमत उसके शरीर बात पर उसकी वजह सीने पर मारते हुए उसे घूरा तो सागिब ने हंसकर शावर बंद करके स्टैंड से अपनी शर्ट और उसका दुपट्टा निकाल कर उसे पकड़ कर उससे लिए वॉशरूम से बाहर निकला। मिस हया, मुझे इन पेपर्स पर आपके दस्तखत चाहिए। आबिद मिर्ज़ा ने कहा के बाद एक पेपर उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला, संजीदगी से बोला। सर, ये किस चीज़ के पेपर हैं? हया ने हैरानगी से वो पेपर उसके हाथ से लेते हुए कहा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर, आबिद मिर्ज़ा ने उसे संजीदगी से कहा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर सर, हया ने हैरत से पेपर की जानिब देखते हुए कहा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पेपर। हमारी शादी बाकी शादियों से मुख्तलिफ है। मैंने ये शादी सिर्फ बच्चे के लिए की है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बस मैंने तुम्हारी वजह से बनाया है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो, मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करोगी, लेकिन फिर भी एहतियात के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बनाना पड़ा। आबिद मिर्ज़ा ने उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह बताते हुए कहा। आप फिक्र मत करें सर, मैं आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचूंगी, लेकिन फिर भी मैं इत्मीनान के लिए इन पेपर्स पर साइन कर दूंगी। हया ने पेपर्स पर नज़र डाले बगैर साइन करते हुए कहा। मिस हया, आज आप अपने घर नहीं जाएंगी, यहाँ मेरे साथ रहेंगी। आबिद मिर्ज़ा उसे पेपर्स पढ़े बगैर साइन करते हुए देख कमीनगी से मुस्कुराया। जब हया ने उसकी जानिब देखा तब उसने महारत से अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए उसके हाथ से वो पेपर्स पकड़ते हुए कहा। व्हाट सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं घर नहीं जाऊँगी तो मेरे घर वाले मुझे गलत समझेंगे। आज नहीं सर, मैं पहले उनसे ये बात शेयर करूँगी, फिर आपके साथ रहूँगी। हया उसकी बात पर झटके से अपनी जगह से उठी। मिस आया, हमारी शादी फ़ेक है, रियल नहीं। अगर आप अपनी फैमिली से इसका ज़िक्र करेंगी जब हमारा तलाक हो जाएगा, तब आप उन्हें क्या जवाब देंगी? आबिद मिर्ज़ा ने शदीद गुस्से से आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ते हुए कहा। उसे डर था कि यह मछली उसके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए वो उसकी इज़्ज़त का, उसकी मान का, जो उस पर उसके भाई और माँ को है, जो वो अपने लफ्ज़ों में छुपा कर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हया बेवकूफ़ थी, जो हर बार की तरह उस बार भी उसकी बातों में आ गई, और अब वो एक शिकारी के साथ उसके घर में अकेली, अपने अंजाम से बेखबर, उसके कमरे में बेड पर सहम कर बैठी अपने हाथों को आपस में जोड़कर कमरे को देख रही थी। जो कीमती चीज़ों से सजा हुआ था, हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। वो नज़र कमरे में दौड़ा रही थी। उसे कमरे में आते हुए देख सीधी होकर बैठ गई। आबिद मिर्ज़ा उसे देखते हुए पीछे मुड़ा और कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलट कर अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। हया इसके हाथ शर्ट के बटन पर देखती हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठी। सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मैरिज हमारे लिए एक मुआहदा है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। आप मुझे कभी छुएंगे नहीं। प्लीज़ मेरे करीब मत आइए, प्लीज़। और उसे शर्ट उतारकर अपने करीब आते हुए देखते मिर्ज़ा आंखों में बेशुमार वहशत लिए सख्ती रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली। तुमने शायद इसके कॉन्ट्रैक्ट को सही से पढ़ा नहीं है बीवी। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, मैं जब चाहे तुम्हें छू सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ, और इसके मैं तुम्हें सुबह होते ही कीमत कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स की वजह से दूंगा। डार्लिंग, तुम चाहो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तुम्हें दिखा सकता हूँ, लेकिन सुबह क्योंकि जाना है, अभी मैं सिर्फ अपनी हसीन नाजुक सी बीवी को महसूस करना चाहता हूँ।
एकदम से उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर आकर अपने भारी वजूद से उसके लड़ से नाजुक वजूद को छुपाते हुए आबिद मिर्ज़ा ने उसके नरम लबों को नरमी से अपनी दस्तरस में लिया और बेखुदी से अपनी तशनगी मिटाने लगा। उसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि वो नाजुक हसीन लड़की को सांस लेने में जैसे दुश्वारी होने लगी। आबिद मिर्ज़ा ने जब उसकी हालत बिगड़ते हुए देखी तो उसके लबों से दूर होकर उसके लबों को प्यार से सहलाने लगा। सर प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, जाने दें यहाँ से प्लीज़। अगर हमें किसी ने इस हालत में देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है। अगर इसके बाद मेरे साथ कोई गलत हुआ तो क्या आप उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे? अगर मुझे पता होता कि आप मेरे साथ ऐसा करने का प्लान बनाकर बैठे थे तो मैं कभी आपके साथ शादी न करती, अपने हालात से समझौता कर लेती। उसके हाथ अपने थोड़ी से नीचे अपनी मंजिल मकसूद की तरफ सफ़र करते हुए महसूस करती रोकर बोली। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि उसके ख़राब हालात किसी दिन उसे अपने बॉस के कमरे तक भी लाएंगे। उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो वो कभी इस शख्स के साथ इस मजबूत बंधन में खुद को ना जोड़ती। बीवी घबराओ नहीं, ये मेरा प्राइवेट अपार्टमेंट है। हम यहाँ जो करेंगे बाहर किसी को भी भनक नहीं पड़ेगी। और रही बात जिम्मेदारी की, जब तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओगी तब मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जी जान से तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द ही मेरे बच्चे की माँ बन जाओ, क्योंकि मैंने उसके लिए ही तुम्हारे साथ ये पेपर मैरिज की है। मुझे एक वारिस चाहिए और तुम्हें पैसे चाहिए, तो क्यों मुझे मेरा काम करने नहीं दे रही हो? जाना, मुझे इस वक्त ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, सीधे तरीके से मेरे साथ कोऑपरेट करो। आबिद मिर्ज़ा ने नरमी की बजाय अब के उसे गर्दन से पकड़कर उसकी स्याह भीगी आंखों में देखते हुए आबिद मिर्ज़ा ने नरमी की बजाय अब के उसे गर्दन से पकड़कर उसकी स्याह भीगी आंखों में देखते हुए कहकर झटके से उसे पीछे बेड पर धकेला और उसके करीब आकर उसके लबों को अपने सख्त लबों की गिरफ्त में लेकर उसने उसकी सिसकियों का गला घोंट दिया। हया का हीरो आबिद मिर्ज़ा को होना चाहिए या फिर उसका हीरो अलग होना चाहिए? कमेंट करके बताएं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। रिस्पांस अच्छा दिया करें, तभी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो लॉन्ग भी हुआ करेगी और जल्दी भी आया करेगी। आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और आज रात 9 बजे न्यू नावल है हमारा, जो स्टार्ट हुआ है रंजिश राहत के नाम से। जल्दी से रंजिश राहत को भी आप 9 बजे देख लीजिएगा और पढ़ के हमें बताइएगा कि वो न्यू नावल भी आपको कैसा लगा।